अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। आज दिसंबर का पहला दिन भी है, साल का आखिरी महीना भी है और बहुत सारी खुशखबरियां भी हैं। हम सब कुछ आज आपको सामने पेश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर में सर्दी सिर्फ ज़्यादा नहीं हो जाती, क्योंकि जो कुछ हमने किया होता है पूरे साल में उसकी यादों को अलविदा भी कहना होता है, नई प्लानिंग्स भी करनी होती हैं कि आने वाले साल में हमने क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। और इसी लिहाज से आज एक अवेयरनेस डे भी है, वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जा रहा है। HIV जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत कुछ आज सुबह की सोच में हमारे पास है आपको बताने के लिए, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं एक खुशखबरी के साथ। वो खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बाकायदा कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो वो 2 रुपये फी लीटर की कमी के साथ अब जो नई कीमत है 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड की आप बताएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और हाई स्पीड डीजल की जो कमी है उसमें 4.80 रुपये सस्ता किया गया उसको। और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279.65 रुपये रखी गई है। सो ये जो कमी है, ये खुशखबरी, इसको ले ले चले। 10 लीटर में आपका 20 रुपये बच जाएंगे, डीजल वालों को 10 लीटर में 40 रुपये बच जाएंगे। कंसीडर डेट, और जिन्होंने टैंक फुल करवाना है उनको 100-200 रुपया तो बच जाएगा। चले, ये अच्छी बात है कि हमने आपको महीने के शुरू में अच्छी खबर दे दी है। अब आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह की क्या कीमतों में तब्दीली होती है। खबर आपको ये दे दें अब आगे बढ़कर जी ऑस्ट्रेलिया से, कि ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नई पाबंदी नाफिज करते हुए खुद को मसनूई जहानत के दौर का पहला मुल्क बना दिया है। नए कानून के तहत 10 दिसंबर से मेटा, टिकटॉक और यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस बात के पाबंद होंगे कि 16 साल से कम उम्र बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स ना बना सकें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने जिम्मेदारी वालिदैन के बजाय बराह रास्त सोशल मीडिया कंपनीज पर आयद कर दी है और खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने भी मुकर्रर किए गए हैं। हुकूमत का ये कहना है कि ये इकदाम बच्चों को उन नुकसानदेह एल्गोरिथम्स और मवाद से बचाने के लिए ज़रूरी है जो उनकी ज़हनी सेहत पर नेगेटिव असर डालते हैं। ज़्यादातर बालिग ऑस्ट्रेलवी शहरी इस पाबंदी के हामी हैं, ताहम बाज़ माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया पर पाबंदी बच्चों को इंटरनेट के गैर मुनज़्ज़म और ख़तरनाक गोशों की तरफ धकेल सकती है। ये कानून ऑस्ट्रेलिया की आला अदालत में 2 15 साला बच्चों ने चैलेंज भी किया है, और जिनकी स्टेटमेंट ये है कि पाबंदी उनके आज़ादाना इजहार और सियासी मालूमात तक रसाई के हक को महदूद कर देगी। ताहम हुकूमत का ये कहना है कि वो दबाव में नहीं आएंगे और बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी पॉलिसी को बरकरार रखेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा और इस तरह की बेशतर खबरें आपके साथ शेयर की हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के हवाले से, फेसबुक के हवाले से, मेटा या फिर इंस्टाग्राम के हवाले से बहुत सारी नई पॉलिसीज़ वज़ा की थी। और इसमें ये पॉलिसी भी मेरा ख्याल है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ करनी चाहिए कम है। और 16 साल या फिर 18 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमें वैसे भी दूर रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक्चुअल में होता ये है कि हम बच्चों को शायद जब वो रो रहे होते हैं तो उसको गैजेट्स दे देते हैं, जिसमें वो फिर मेटा के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, गूगल को भी यूज़ करेंगे, गेम्स भी यूज़ करेंगे। वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं पे आदत पड़ जाती है। और उसके बाद वो फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतनी अर्ली एज में जब उनको आदत पड़ जाएगी तो फिर उसमें वो नए वेज भी देखेंगे और नए वेज तलाश करने की सूरत में कहीं ना कहीं वो बेरारवी का शिकार भी हो सकते हैं। सो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही अच्छा काम किया और उनको फॉलो करते हुए पूरी दुनिया को इस तरह के काम करने चाहिए। ख़वातीन वज़ात, क्योंकि सोशल मीडिया की बात हुई है तो फिर मैं आपको सोशल मीडिया के रिलेटेड ही बात बताना चाहता हूँ। मेटा की जानिब से मसनूई ज़हानत से मुतालिक एक नई प्राइवेसी अपडेट जारी करने के ऐलान के बाद दुनिया भर में सारिफीन की जानिब से फेसबुक डिलीट करें कि एक ऑनलाइन मुहिम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मेटा के मुताबिक नई अपडेट के तहत प्लेटफॉर्म अपने AI सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए सारिफीन की चैटबॉट्स के साथ होने वाली गुफ्तगू का डाटा इस्तेमाल करेगा। और कंपनी का ये कहना है कि ये मवाद सिर्फ AI मॉडल्स के तरबियत और ज़ाती नौयत की तजावीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। ताहम जो सारिफीन की ज़ाती चैट्स हैं, दोस्तों और ख़ानदानों के साथ उनकी गुफ्तगू है या फिर इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, उन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर इस ऐलान के बाद सारिफीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और मुतादिद अफराद ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मीटा अब सारिफीन की तस्वीर, आवाज़ें, तहरीरें और AI चैट्स तक रसाई हासिल कर रहा है और उन्हें तज्ज़िये के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कई सारिफीन ने मेटा के ऊपर यह भी दावा किया कि नई पॉलिसी इनकी जो निजी मालूमात है उनके गलत इस्तेमाल के खदशात को बढ़ा रही है। और मेटा अपने वज़ाती बयान में भी उसने कहा कि प्लेटफॉर्म हसास मालूमात जैसे कि मजहबी अकायद हों,
मजहबी अकायद के साथ साथ सेहत, जिनसी रुझानात या फिर सियासी वाबस्तगी या फिर दीगर ज़ाती पसंद पस मंज़र उसको तज्ज़िये में शामिल नहीं करेगा और उसको इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही इश्तिहारात की टारगेटिंग में इसको शामिल करेगा। कंपनी ने यह भी वाज़ेह किया कि आवाज़ के ज़रिए AI इस्तेमाल करने की सूरत में माइक्रोफोन सिर्फ सारिफ की इजाज़त से फ़ाल होगा और इस दौरान वाज़ेह इशारा स्क्रीन पर मौजूद रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे अब सिंपल अगर अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी है कि जितना भी यूजर्स का पब्लिक कंटेंट होगा जिसमें पिक्चर्स होंगी या फिर वीडियोस होंगी या आपके जो कमेंट होते हैं वो होगा या फिर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन वो कंपनी इस्तेमाल कर सकेगी AI की ट्रेनिंग के हवाले से। जब AI की ट्रेनिंग के लिए लोगों का ज़ाती डाटा इस्तेमाल होगा तो इस हवाले से एक बहुत ही मेजर कंसर्न रेज्ड हो चुका है वर्ल्ड वाइड, जिसके ऊपर ये कैंपेन चल रही है कि फेसबुक को बंद करें या फिर दीगर ऐप्स के हवाले से भी बातचीत चल रही है। बट मेटा ने कुछ भी अपनी जो लिमिटेशंस थी वो भी बताई कि हमने AI की ट्रेनिंग के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये इस तरह से हमारी ज़ाती इन्फॉर्मेशन थी, अब हमारा कोई डाटा जो है वो प्राइवेट नहीं रहा, पब्लिक हो जाएगा, मेटा को परमिशन लेनी चाहिए थी, इस तरह के हवाले से। लेकिन इसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत धूम मची हुई है, बट लेट्स से कि इसके ऊपर मजीद क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको जापान लिए चलते हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। ओसाका एक्सपो 2025 पे धूम मचाने वाली मुस्तकबिल की ह्यूमन वॉशिंग मशीन अब बाज़ाब्ता तौर पर जापान में फ़रोख्त के लिए पेश कर दी गई है। ये मुनफरिद कैप्सूल नुमा मशीन सिर्फ सारिफ उस मशीन के अंदर लेटेंगे और उसके बाद वो पूरा जिस्म धुलवाने, फिर सुकून बख्श मौसीकी सुनने और सिर्फ 15 मिनट में ताज़ा दम होकर बाहर आने का हैरत अंगेज़ तजुर्बा फराहम करती है, बिल्कुल बगैर घुमाए। यानी कि जो आपको पता है कि स्पिन मोड होता है मशीन का, उसके बगैर ये इजाद जापानी कंपनी साइंस इंक ने तैयार की है, जिसे इंसानों की धुलाई का मुस्तकबिल भी कहा जा रहा है। 6 माह में जारी रहने वाला ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में इस डिवाइस ने लाखों विजिटर्स की तवज्जो भी हासिल की है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इस टेक्नोलॉजी की असल जड़ें 1970 के ओसाका एक्सपो में दिखाई देती हैं, जहां एक मशीन ने साइंस इंक की मौजूदा सदर पर गहरा असर छोड़ा था। चूंकि टेक्नोलॉजी इंतहाई मुनफरिद है, कंपनी ने फिलहाल सिर्फ 50 मशीनें तैयार की हैं और मकामी मीडिया के मुताबिक एक मशीन की कीमत तकरीबन जो बताई जा रही है वो 6 करोड़ यानी कि तकरीबन $3,85,000 हैं। बिल्कुल ऐसी है और ये 6 करोड़ येन की मशीन है जो कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में कम दामों में भी मार्केट प्लेस पे नज़र आ सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इसको ईजाद। इससे पहले तो हम सुनते थे कि कपड़े वॉश करने की मशीन है, उसके साथ साथ स्पिनर भी मौजूद है, जिस तरह स्पिन मोड की आपने बात की है वो तमाम तर चीज़ें होती थी। लेकिन अब इंसानों को नहलाने वाली मशीन भी आ चुकी है और हमने कुछ वीडियोज़ इस तरह की भी देखी हैं जहाँ पे इंसानों की बाल की कटिंग हो रही है और उस तरह की मशीन्स भी आपको मार्केट में नजर आ रही मशीन अवेलेबल है। और लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह की इसकी कीमत है, जिस तरह आपने 6 करोड़ येन की बात की या फिर $3 लाख की बात की है, तो ये शुरू में जब आएगी तो ये इस तरह नहीं होगा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनेगा, ये कमर्शियल प्रोडक्ट होगा, बाहर बड़े बड़े प्लाजों में या फिर इस तरह के स्पास में मौजूद होगा। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि शायद इसमें एक दफ़ा नहाने की फीस भी 50 लाख रुपया हो, 50,000 या फिर लाख रुपया हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी जब आएगी और ये जापान से चाइना में तमाम तर चीज़ें शिफ्ट होंगी और चाइनीज़ को कॉपी करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि इसकी डिफरेंट कॉपीज़ भी आपको नजर आए और फिर ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी बन जाए। खबरजी नुज़ात, आज ज़्यादातर हमारे जितने भी मौज़ूआत हैं वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मेरे पास एक ऐसी खबर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप ये खबर सुन के यकीनी तौर पर आपको अपने आप को इक्विप करना होगा। अगर आप अपने आप को अपने आने वाली नस्लों को इक्विप नहीं करेंगे तो आपके लिए परेशानी है। AI आइंदा बरसों में कितनी बेरोजगारी फैलाने वाली है, इसके हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है और ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मसनूई ज़हानत और ऑटोमेशन के बढ़ते हुए किरदार के सबब आइंदा दहाई तक तकरीबन 30 लाख के करीब अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च की जानिब से पेश की गई इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लोगों के पास वो हुनर मौजूद हों जिससे उनका रोजगार बरकरार रहे। वो कौन कौन से हुनर है मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। बड़ी तब्दीलियों की इसमें ज़रूरत है। टीम के मुताबिक वो शोबे जिनको बेरोजगारी का शदीद खतरा है उनमें है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, आपकी सेक्रेटेरियल जॉब्स हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं और मशीन ऑपरेटर्स हैं, ये शामिल हैं। ये तो पहली जॉब्स हैं। और इस रिपोर्ट ने ये भी तंबीह किया, खबरदार किया कि ये सिर्फ इन शोबों में
मौजूद मुलाजमीन के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि उन नौजवानों के लिए भी ख़तरा है जो किसी हुनर के बगैर तालीम को छोड़ देते हैं। सो आपने आइंदा आने वाले दिनों में आप एक तो देखेंगे कि ड्रास्टिकली जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उसमें चेंज आएगा और बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और फिर हम जो भी एजुकेशन हासिल करेंगे उसको एआई के रिलेटेड करना है, ताकि एआई कहीं आपसे आगे ना निकल जाए। आपके पास कहीं ना कहीं वो टूल्स, वो तमाम तर चीज़ें हों कि आप एआई को कंट्रोल कर सकें। अगर आप एआई को कंट्रोल नहीं करेंगे और तमाम तर चीज़ें एआई से करवाएंगे तो मुस्तकबिल में आपकी जॉब भी जा सकती है और आपका ब्रेड एंड बटर भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस हवाले से आप जितनी स्किल सीख सकते हैं आज के इस टाइम में, इस दौर में, ताकि आगे चलकर इन फ्यूचर जिनकी डिग्रीज अभी 4 इयर्स की हैं, जिनमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती, वो अपने तौर पर अपनी सेल्फ आप ये कहें कि बिल्डिंग के लिए या फिर सेल्फ लर्निंग के लिए ये चीज़ें सीख लें, ताकि आगे चलकर आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। बाकी जो जॉब्स खतरे में हैं उनके हवाले से हसनैन ने आपको स्टोरी में हाईलाइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर मुनक्किदा नीलामी ने सिक्का साजी और तारीखी नवादरात के शौकीन अफराद के लिए एक नई सनसनी पैदा कर दी है। स्पेन के बादशाह फिलिप सोम के दौर में 1609 में ढाला गया नायाब सुनहरी सिक्का यूरोप की नीलामी तारीख में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 28,17,500 स्विस फ्रांक यानी कि $3.49 मिलियन में फरोख्त हो गया। ये मुनफरिद सिक्का, जिसका वजन हैरानकुन तौर पर 339 ग्राम है, स्पेन के शहर सिगोविया में इस सोने से तैयार किया गया था, जो हस्पानवी फातिहीन ने नई दुनिया यानी कि अमेरिका से लाए थे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि इसको सेंटेन कहलाया जाने वाला ये सिक्का उस दौर में शाही ताकत और दौलत की शान दिखाने के लिए खुसूसी तौर पर बनाया गया था। और रिसर्चर्स के बताते हैं कि इसकी मालियत उस ज़माने में कई बरसों की तनख्वाहों के बराबर समझी जाती थी। ये नादिर सिक्का कई सदियों तक गुम रहा और 1950 के आसपास अमेरिका से दोबारा मंजर आम पर आया, जहां से एक न्यूयॉर्क के आप ये कहें कि जमा कारखाने ने उसको ख़रीद लिया। इतना नायाब सिक्का था ये। बिल्कुल ऐसे ही। और ये नायाब सिक्के इस वक्त कभी आपको स्पेन में मिलेंगे, कभी आपको ये कहीं और मिलेंगे, क्योंकि दुनिया अपनी तमाम तर चीज़ों को प्रिजर्व करती है। और ये मेरा ख्याल है कि जब भी हम इस तरह की स्टोरीज बताते हैं तो हम अपनी तरफ देखें, अपनी एक नज़र अपने ऊपर रखें, एक नज़र हम दुनिया के ऊपर रखें, तो हमें दुनिया बड़ी मुनफरिद नज़र आती है, यूनिक नज़र आती है। अब आगे बढ़ते हुए एक और यूनिक खबर हम आपको देते हैं। अमेरिका की तारीख में एक ऐसा दिन जो सबसे ज़्यादा सजाए मौत दिए जाने के हवाले से दर्ज है। एक दिन में सबसे ज़्यादा सजाए मौत दिए जाने का वाक़या 26 दिसंबर 1862 को पेश आया। ये सबसे बड़ा इज्तिमाई फांसी का वाक़या था। लोगों को फांसी की सज़ा मिनेसोटा रियासत के शहर मनकाटो में दी गई थी और इसमें 38 अफराद को एक ही दिन में फांसी दी गई थी। ये डकोटा जंग की बात है जो कि 1862 को पेश आई थी, जिसमें डकोटा के मकामी अफराद ने रियासत की जानिब से इम्तियाजी सलूक और मुतस्सिबाना रवैये की वजह से हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे और बाद रियासती हुक्म पर डकोटा के 38 मकामी अफराद को फांसी दी गई थी। ये वाक़या आज भी अमेरिका की सबसे बड़ी इज्तिमाई सज़ाए मौत समझा जाता है इसको। और वैसे तो जो डकोटा जंग है इसमें तकरीबन 303 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई गई थी। ताहम उस वक्त के सदर इब्राहिम लिंकन ने केसेस का दोबारा जायज़ा लिया था और सिर्फ 38 अफराद की सज़ा बरकरार रखी थी। और इस दिन इस इलाके में एक बड़ा लकड़ी का फांसी गार्ड बनाया गया था, जहां तमाम अफराद को बैक वक्त फांसी दी गई। ये लार्जेस्ट डे माना जाता है मास एक्सिक्यूशन डे हिस्ट्री में। और इस हवाले से जिस तरह आपने बताया कि उस वक्त के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन थे, उनका ये ऑर्डर था जिसमें 303 अफराद थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने रीड किया सब कुछ तो उन्होंने सिर्फ 38 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई। और फिर उसके बाद एक ही दिन में 38 अफराद की हिस्ट्री में पहला वाक़या सामने आता है। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। ये सारी हमारी सोशल स्टोरीज थी जो कि आज हमारी टेक्नोलॉजी से, एआई से रिलेटेड थी। बहुत कुछ था उसमें आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। खबर नौजाद आपको खबरें तो हमने बता दी, लेकिन फ्लाई जना अपनी 30वीं सालगिरह आज मना रही है, जो कि पाकिस्तान में इसकी 3 साल शानदार और काबिल एतमाद फ़ज़ाई खिदमात का सबूत है। इस मौके की मुलाजमत से एयरलाइन ने एक खुसूसी फीचर भी मुतारिफ करवाया, जिसको फ्यूचर विंग्स ऑफ पाकिस्तान का आगाज़ किया गया। इस कदम के तहत 30 स्कूल के बच्चों और हवाबाजी के शौकीन नौजवानों को फ्लाई जिना ने एक खुसूसी एविएशन एक्सपीरियंस के लिए मदऊ किया है और बच्चों ने तैयारे का मुआयना किया, पायलट्स और केबिन क्रू से मुलाकात की और एयरलाइन के ऑपरेशंस के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल की। ताहम उनमें हवाबाजी के शोबे से ताकि जुड़ने का जो जज्बा है वो पैदा होता रहे। ये कदम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एविएशन टैलेंट को बाइख्तियार बनाने
और नई नस्ल को हौसला देने के लिए फलाई जिनाह के विजन का हिस्सा है। फलाई जिनाह पाकिस्तान के शहरों को एक दूसरे से जोड़ने, सेहत को फ़रोग देने और मुल्क की मईशत की मजबूती में अपना किरदार भरपूर तरीके से निभा रही है। बिल्कुल जी, और एयरलाइन मुसाफिरों को आरामदेह, काबिल एतमाद और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पूरी तरह से पुराज़्म है। और फलाई जिनाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों के दरमियान बाकायदा परवाजें चलाती है और एयरलाइन का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क भी तेज़ी से वसअत पा रहा है। और लाहौर से रियाज, दमाम, जद्दा, शारजा, दुबई और बहरीन, जबकि इस्लामाबाद से शारजा, बहरीन और रियाज के लिए परवाजें जारी हैं और मुस्तकबिल में भी मजीद रूट्स मुतारिफ करवाए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ वक्त की पाबंदी और बाकायदगी के हवाले से भी फ्लाई जिनाह सिविल एविएशन अथॉरिटी की रैंकिंग में सर फहरिस्त है इस वक्त। फ्लाई जिनाह का जदीद फ्लीट इकॉनमी क्लास में बेहतरीन नशस्तों और वसी लेग रूम के साथ मुसाफिरों को इजाफी आराम फराहम करता है। मुसाफिर जो है वो स्काई कैफ़े, इसके साथ साथ सस्ते और मज़ेदार स्नैक्स और सैंडविच और खानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ स्काई टाइम्स की बदौलत दौरान परवास मुफ्त स्ट्रीमिंग का मज़ा भी लिया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन ज़ात, और ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। यहाँ पे वक्त शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज अवेयरनेस डे है, वर्ल्ड एड्स डे है, तो आज दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि HIV एड्स सिर्फ एक तबी बीमारी नहीं है बल्कि एक आलमी समाजी चैलेंज भी है। इस दिन का मकसद मुतासर अफराद के लिए हमदर्दी, आगाही और बेहतर सेहत सहूलियात को यकीनी बनाना है। माशरे में फैली गलत फहमियों और बदनामी के रवैयों का खात्मा भी एक अहम हिस्सा है। एड्स आज भी लाखों जिंदगियां मुतासिर कर रहा है, लेकिन सही मालूमात, बर वक्त एहतियात और मुसलसल आगाही के ज़रिए इसे रोका भी जा सकता है। और आज का सेगमेंट भी इसी मकसद के लिए है कि हम HIV से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाएं, आगाही बढ़ाएं और ये पैगाम दें कि एक महफूज, बाखबर और ज़िम्मेदार माशरा ही इस चैलेंज का हकीकी हल है। बिल्कुल ऐसी, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सानी मजीद साहिबा मौजूद हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत लंबा इंट्रो है मैम का, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इस हवाले से जानती हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने कैंपेन भी किया। मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। HIV के हवाले से बताइएगा, पूरी दुनिया में ये एक मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी आज पढ़ रहा था 2025 में भी लाखों लोग हैं, तकरीबन 3-4 लाख लोग इस तरह के हैं जो HIV एड्स के इस मर्ज में मुब्तला हैं। इसके हवाले से आगाही, फैलाव, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बताइएगा। जी, आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। सबसे तो पहले डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की बात, जैसे आप लोगों ने जो है ये बेड़ा उठाया है, हम सबको ये बेड़ा उठाना है, सिर्फ हुकूमतों को नहीं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी में जो डिफरेंट बॉडीज़ काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो UN की बॉडीज़ काम कर रही हैं, तो सबको एक पेज पे आके, एक फोरम पे आके, एक पूरी फैमिली की तरह हम काम करेंगे तो पहले डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे। देखें, ये काबिल इलाज मर्ज है। ये नहीं है कि भाई एक हो गया तो आपने खुदा ना खास्ता, लेकिन उसके साथ स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि लोग बताते हुए, स्क्रीन करते हुए अपने आप को जो है ना बहुत घबराते हैं। और उससे ये होता है कि फिर एक से दूसरे में, और फिर जाहिर है फिर आपकी सोसाइटी का ये गॉड फॉरबिड, अभी तो पाकिस्तान में शुक्र है कि अभी ये हम इस स्टेज पे हैं कि हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब मिलके ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आपने बचा फरमाया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएंगे कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं इस बीमारी के? बहुत से, जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया, गलत फहमियाँ भी हैं, पीपल शुड बी अवेयर। यस, कौन से ऐसे सिम्टम्स? देखिए, अचानक वेट लॉस होना, अच्छा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस, बीमारियां कैच कर लेना, कुछ इस तरह मिमिकर है जैसे ट्यूबरक्लोसिस का है, भूख ना लगना, अच्छा, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और अक्सर दोनों बीमारियां साथ भी को एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, साथ ही कुछ ये भी आगाही होनी चाहिए, कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कहीं कोई रिसेंट इंजेक्टेबल इंजेक्शन तो नहीं लगवाया कोई GP अच्छा, से, कोई क्वैक से, तो ये बहुत सी चीज़ें, ये आगाही भी हमने करनी है कि भाई बेजार ड्रिप्स लगवाना, अच्छा, इसी तरह जाके या ब्लड लगवा लेना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐड ऑन कर रही हैं हमारी सोसाइटी में। ये वाले एलिमेंट्स की वजह से जो है ना
ये मर्ज जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, आपने इंजेक्शंस की बात कर दी, बहुत सारे और भी ऐसी जगह हैं जिस तरह से बार्बर शॉप हो गई, इस तरह की कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम जब जाएं तो वहाँ पे हमें एहतियात बरतनी चाहिए, हमारी अपने पास खुद की किट होनी चाहिए, या फिर जिस तरह आपने बहुत ज़्यादा ड्रिप्स की बात की है वो नहीं लगवानी चाहिए। सो कौन कौन सी ऐसे और जगह हैं जिनको हम उस तरह से मलूज़ खातिर नहीं रखते लेकिन वहाँ से एड्स आ सकती है, फैल सकती है? जी, अगर हमें खुद आगाही हो सॉरी, जैसे आपने कहा कि अपनी किट होनी चाहिए या साफ डिस्पोजेबल रेज़र होना चाहिए जब आप जाएं रेज़र बार्बर शॉप में। इसी तरह जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं और वो है तो सिरिंज जो है वो डिस्पोजेबल सिरिंज ओपन सील आपके सामने होनी चाहिए। आई एम सॉरी बट ये एहतियात तो करनी पड़ेगी। ड्रिप्स का भी ये है, ब्लड में ये है कि प्रॉपरली स्क्रीन्ड हो। ऐसे ही जाके यहाँ रिवाज है कि भाई ओहो बहुत अनीमिया हो गया, जाके ब्लड, इस तरह नहीं करना चाहिए। प्रॉपर आपको स्पेशलिस्ट से प्रॉपर जगहों से जाके ये करना चाहिए। और हमारे जीपीज और जो जाहिर है हर एक स्पेशलिस्ट तक तो नहीं पहुंच सकता ना, उनमें भी ये जी ट्रेनिंग और आगाही की ज़रूरत है कि ये उनका तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर वो एहतियात बरतेंगे तो ये चीज़ इधर की इधर ही इंशाल्लाह हम रोक लेंगे। सही। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि HIV टेस्ट फॉर एवरीवन, सबके लिए है, ये करा सकते हैं? नहीं, देखिए जी अवेलेबल है। अच्छा। बट मतलब इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब। जैसे रूटीन टेस्ट होते हैं ना, ब्लड CP हो गया या RFT LFT हो गया, इस तरह ये प्रिस्क्राइब नहीं होता अगर ख़ास सिम्टम्स हो या कोई इंडिकेशन यू बनती है ये। लेकिन बहुत जगह ये एडवोकेट किया जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि ट्रांसमिट होता है फीटस को, तो वो जो है प्रेग्नेंट वुमेन की जो अपनी आपकी स्क्रीनिंग है उसके अंदर तो आप ये लेके आए ना, ठीक है, ताकि एटलीस्ट एक आगे की जो जनरेशन है उसको अच्छा, सेव उसमें करें। आप क्या कह रही है कि प्रेगनेंसी में ये लाजमी इसको होना चाहिए और उसकी वजूहत क्या हैं? जी, ये है क्योंकि ये ब्लड बैरियर ब्रेक करके ये फीटस में जो बेबी है उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं जी। और डिलीवरी के दौरान या वो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, ये सब गायनोकोलॉजिस्ट के लिए भी एक मैसेज है कि एक टेस्ट है ना, एक एक्स्ट्रा टेस्ट है, लेकिन आगे देखें उसकी रेपरकशंस कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। तो प्लीज़ ये ज़रूर कराएं ताकि हमारे आगे की जो बेबीज़ हैं और वो नस्ल है वो सेफ रहे। अच्छा मैडम, चूंकि आप इस पर काम भी करती हैं, कैंपेन्स भी देखी आपने, बहुत से पेशेंट्स को भी डील किया, आपकी रिसर्च भी होगी यकीनी तौर पर, आपने क्या चीज़ नोटिस की, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो लोगों को स्टॉप करते हैं कि वो इस टेस्टिंग ना कराएं इसकी? देखें, एक तो जो है ना, आई एम सॉरी टू से बट द जनरल शेम दे फील, embarrassment, that if they have it done, people will think they have some other habits और अदर लीनिंग्स जिसकी वजह से ये हुआ है। ऐसी बात नहीं है। लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में अब बुनियादी वजह अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड सिरिंज यूजेस इज बिकम नंबर 1। तो दिस इज द मेन थिंग। देखें, जैसे पहले कैंसर्स का था, लोग छुपाते थे और वो, लेकिन अब वो आके बढ़ के करते। इसी तरह क्योंकि इतने सालों से आप लोगों ने भी हमारे साथ वो करके ये चीज़ स्टिग्मा हटाया कि भाई अगर आपको खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो स्टिग्मा नहीं है। इसी तरह इस पे भी ना बहुत काम की ज़रूरत है और अर्जेंट जी। अच्छा मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने मुआशरे की बात की है, मुआशरा गलत समझता है, तो मुआशरे की तरबियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि मुआशरे में हम भी हैं, सुनने वाले लोग भी हैं। इस वक्त लाखों करोड़ों लोग जो इस मुआशरे में हमें सुनेंगे, हमारे क्लिप उन तक पहुँचेंगे, उनकी तरबियत हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंट प्रोग्राम सिर्फ 1 दिसंबर को नहीं होना चाहिए। आई थिंक मंथली, इवन फोर्टनाइटली करें। इस तरह जो जिन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया हुआ है, जो इस फील्ड में है, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूथ को जो है अवेयर करें, उनके टीचर्स को अवेयर करें, जाके जो रूरल जो बस्तियां हैं उधर जाके करें। तो ये जो हमारी इतनी ये कम्युनिटी है, NGOs भी हैं, लेकिन जो कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेंथ जो पैदा करनी है ना कम्युनिटी लेवल में, वहाँ लीडर्स बनाएं, बिल्कुल, जो कि जाके अपनी कम्युनिटी में, जिसको अपनी कम्युनिटी का दर्द है वो बाहर से किसी को भी नहीं होगा। तो यस, तो मेक देम सही। अच्छा, जिस तरह अभी माशरे की बात हुई कि माशरा हमें सुने और इस पर अमल भी करे, हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल जो है वो इस बीमारी का ज़्यादा शिकार हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व है। तो आप क्या समझती हैं, कितनी फैमिली सपोर्ट इसमें ज़रूरी है? फैमिली सपोर्ट कितनी होनी चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात आपने की कि देखें, वो तो बिल्कुल
इमेच्योर होते हैं, फ्राइबल होते हैं। तो अगर माँ बाप और साथ सिबलिंग्स और बाकी फैमिली की सपोर्ट तो आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो नहीं होगा वो उनसे भी छुपाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता पता चल गया और वो है और उसको उस बच्चे को जो है सपोर्ट नहीं दी गई, धत्कारा गया, इस तरह वो किया गया, तो आप खुद सोचें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि फैमिलीज को तो बिल्कुल एक नाइडस की तरह जो है उस बच्चे के या उस यंग यूथ के इर्द गिर्द जो है उसको सपोर्ट करके रखना। लास्टली मुझे आयशा साहब ये बताइएगा कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कुछ कर रही है, कितने इनिशिएटिव्स ले रही है, कितनी ज़्यादा एक्टिव है और कौन कौन से प्रोग्राम्स सालाना तौर पे गवर्नमेंट करती है ताकि लोगों में आगाही भी हो, और इसकी रोकथाम के लिए क्या काम हो रहे हैं? जी, एक हमारे पास पूरा यहाँ कॉमन मैनेजमेंट यूनिट है जिसमें एक एड्स का पूरा एक शोबा है। वो एड्स की इस तरह अद्वियात जो आती हैं हमारे डोनर्स यूएन एड से, WHF से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्रोटेक्टिव चीज़ें भी सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक ये हो गया। फिर प्रोविंशियल लेवल्स पे भी ये है कि हर प्रोविंस, क्योंकि हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी भी ये प्रोविंशियल एड्स के सारे बॉडीज़ हैं। इसके अलावा जो है बहुत, जैसे मैंने कहा आपको कि UN के स्टेक होल्डर्स हैं, फिर आपके पास जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी अभी बहुत ज़्यादा ये रुझान हो गया है। तो अभी बहुत बच्चे वॉलंटियर्स जो कि कम्युनिटीज़ में जाते हैं और कम्युनिटीज़ इटसेल्फ, तो कोशिश ये है कि इसकी स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो है बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ केयर पे ले जाई जाए। यानी कि आप DHQ से भी नीचे BHU RHC, ताकि अगर ज़रा भी शक हो और वो हो तो उधर ही जो है ना कम्युनिटी में से जो है ये कैच कर लें। तो इंशाल्लाह जो है मिल के हम सब और आप लोग, बिल्कुल, और मीडिया की तो मैं फ़ैन हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों के साथ कोई डेकेड से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया, माशाल्लाह आज कहाँ से कहाँ सब मामला चला गया है। तो इसी तरह अगर आप लोग हमारे साथ होंगे तो डॉक्टर्स और आप, हम सब जो है इस बीमारी का खात्मा जरूर बनाएंगे, यकीनी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी और ओवरऑल आज हम बात कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से जितनी इसकी रोकथाम हो सकती है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरह से किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, उस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की क़यादत सराहियाँ एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं। अब क्या वाकई हुकूमत किसी बड़े फैसले के करीब है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी क़यादत कौन करेगा? NA 18 के ज़मीनी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ाहती बयान भी जारी किया है, मगर सियासी तनाज़ा ख़त्म होने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। फिर दूसरी जानिब इमरान खान की बहनों के भारतीय चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू पर हुकूमती रद्दअमल ने एक नई सिफारती बहस भी छेड़ दी है। क्या ऐसे बयानात पहले से कशीदा पाक भारत ताल्लुकात को मजीद मुतासर कर सकते हैं? इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जावेद बलोच साहब मौजूद, साफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बात KP से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, वो जोर भी पकड़ी है। फिर कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही है कि गवर्नर को ही चेंज किया जाएगा। क्या वाकई हुकूमत इस हवाले से किसी हतमी फैसले की जानिब बढ़ रही है और उसके करीब है? देखिए, जो गवर्नर KP की तब्दीली का जो खबरें आ रही हैं, इसमें एक मुशावरत चल रही है। जो जराए बताते हैं वो ये है कि चूँकि KP के अंदर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत चल रही है और जो KP वज़ीर आला हैं, उनकी पॉलिसी को देखें और गवर्नर KP की पॉलिसी को देखें तो वो थोड़ा सा ये एक सोच आ रही है कि शायद गवर्नर की तब्दीली से कुछ मामला बेहतर हो जाए। उसमें आफ्ताब शेरपाव साहब का भी नाम आ रहा है और इसी तरह उन लोगों का नाम आ रहा है क्या है कि जो KP के में एक अपना असर रसूख रखते हों। क्योंकि फैसला करीम कुंडी का अल्दो KP के से तल्लुक है, लेकिन DI खान और KP का जो बाकी इलाका है उसके बड़े फासले और बड़ी पेनिट्रेशन का मामला जो है वो दरपेश है इस वक्त हुकूमत को, कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है, और जाहिर बात है क्योंकि एक बड़ा मसला है
केपी गवर्नमेंट वफाक के लिए भी, और जो स्पेशली सोहेल अफरीदी के जो बयानात हैं, जो धरना है और जो उनकी बार बार धमकियां हैं, उसे काउंटर करने के लिए जो है वो एक मुशावरती अमल जो है ये जारी है कि किस तरह केपी के अंदर जो है पेनिट्रेशन हो, पीपल्स पार्टी की केपी के अंदर किस तरह पेनिट्रेशन हो, वफाक के जो फैसले हैं उन पर कैसे अमल दरामद किया जाना चाहिए। लेकिन फैसला टीम कुंडी से भी राब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि अभी तक उनके मुताबिक कि अभी तक उन्हें इतला नहीं है कि शायद गवर्नर केपीके की तब्दीली का जो है वो कोई चीज जो है वो मुशावरत पे हो रही है। लेकिन जराई बता रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि गवर्नर केपीके की तब्दीली के लिए जो है वो चीजें चल रही हैं और आइंदा चंद दिन इस मामले में बड़े अहम है इस हवाले से, और कोई खबर भी आ सकती है, यानी कि नेक्स्ट वीक कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है इस मामले में हो बिल्कुल सकती है। सर, अब ये देखिए इस बात में कितना वजन है। लेकिन जैसे मैंने अपने इब्तिदा में बात की थी, कौमी असम्बली के जो हल्का NA-18 है उसमें जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, धांधली के इल्जामात पर भी इलेक्शन कमीशन का एक वजाती बयान आया। फिर इलेक्शन कमीशन का जो एलामिया है उसमें भी कहा गया कि बाज़ अनासर NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के इल्जामात लगा रहे हैं। इल्जामात में भी NA-18 हरीपुर में DRO और RO की जो तैनाती है उसको भी साजिश करार दिया गया है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जो NA-18 का इलेक्शन है वो आप समझें कि तहरीक इंसाफ की वो दोगली पॉलिसी है जिस पर वो अमल पैरा है। आप ये समझें कि जो मीठा मीठा है वो हप हप और कड़वा कड़वा जो है वो तू तू की बात है कि आप पंजाब में तो ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट करते हैं और केपी के अंदर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन आप बड़े धड़ल्ले के साथ उसको देखते हैं, उसको लेके चलते हैं। वज़ीर आला केपी के भी जो है वहाँ खड़े होके NA-18 में जो है वो धमकियां देते हैं कि अगर ये मामला हुआ, अगर इस तरह हुआ तो फिर आप जो है वो अगर दिन हुआ तो रात नहीं देख पाएंगे, अगर रात हुई तो फिर आप दिन नहीं देख पाएंगे। तो अब क्या हो गया? अब वज़ीर आला केपी के जो है वो कहाँ पे हैं? धांधली के इंतजाम जो है वो लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अपना वजाती बयान भी जारी कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि NA-18 का इलेक्शन जो है वो क्या पाकिस्तान से मुख्तलिफ है? आप एक तरफ तो बात करते हैं मैंडेट चोरी होने की, पूरे मुल्क में मैंडेट चोरी होता है और केपी के अंदर जो है वो मैंडेट तस्लीम होता है। तो ये समझ से बालातर है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीजें असरअंदाज हो रही हैं तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी पर भी। और अब जो वोटर है, अब जो एक आम शहरी है वो ये सोचने पे मजबूर है कि आखिर वो जाए कहाँ। अगर तहरीक इंसाफ किसी पटड़ी पर नहीं चढ़ती, अगर तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज जो है वो स्टेबल नहीं रहती, तो फिर जो वोटर है जिसने वोट देना है, जिसने अपने हलके में, अपने इलाके में सर्वाइव करना है, तो वो कहाँ जाएगा? अब अगर सवाल हम देखें, इसी को आगे बढ़ाएं तो NA-18 से आगे निकलते हैं कि केपी के अंदर जो है किस पे फोकस है? क्या जो वफाक से फाटा से जो मर्जर हुआ है केपी के अंदर जो जिन अजला का, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है? क्या केपी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट नाम की कोई चीज हो रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं? क्या केपी के अंदर कोई हेल्थ नाम की चीज जो है वो चल रही है, हेल्थ फैसिलिटी लोगों को मिल रही है? क्या केपी के अंदर तालीम पे कोई बात हो रही है? सिवाय सुबह शाम जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई, उनकी रिहाई का मुतालबा कैसे करना है, प्रेशर गेम जो है वो कैसे आगे बढ़ानी है, अडेला जेल कैसे जाना है। लेकिन केपी के अवाम जो है वो कहाँ पे हैं? वो कहीं नजर नहीं आते। और ये सारा फोकस जो है आप समझते हैं, आप समझें कि सारा जो सोशल मीडिया है उस पे सारी जंग लड़ी जा रही है, उस पे सारी सियासत हो रही है। ऑन ग्राउंड कोई चीज है कोई नहीं। तो NA-18 पे जो आपने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल अब इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है और उस वक्त अब देखें कि NA-18 के इलेक्शन पे भी जो है वो CM KPK को नोटिस जारी किया गया था बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप किसको कह रहे हैं कि आप अगर रिजल्ट दिन को आया तो आप रात में देख पाएंगे, अगर रात को आया तो आप सुबह नहीं देख पाएंगे। तो वो RO से DRO से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें थ्रेट है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और फिर अब मामला जो है वो ज़ेर-ए-इल्तवा है। तो ये चीजें जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं कि
केपी के अंदर पॉलिसी कुछ और है, पंजाब के लिए कुछ पॉलिसी और है, सिंध के लिए कुछ और है, तो पूरे मुल्क के लिए कुछ और है। तो ये बिल्कुल अच्छी। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये कहा कि एक और इस वक्त मौजूद बहस एक टॉपिक है जिसको मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी हमें उठाना चाहिए। खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू दिए और उसको लेके हुकूमती वुज़रा में तो सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया पे भी हमें रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। क्या ये जो बयान था जो उन्होंने भारतीय टीवी चैनल पे दिया, इससे पाकिस्तानी सियासत को मजीद नुकसान नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं वो आप सबके सामने बहुत ज़्यादा तनाव है। वो भारत जो हम पे हमला करना चाहता है वो किस तरह से खान साहब का या उनकी बहनों का हमदर्द हो सकता है कि उनको बुला के उनके मौक़िफ़ ले रहे हैं और उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो अलीमा खान के इंटरव्यूज हैं भारतीय चैनल्स को और भारतीय मीडिया को, वो उनके गले पड़ चुके हैं और वो अब उनसे जान छुड़ा रही है। कभी तो वो कहते हैं कि मुझे 25 भारतीय चैनल ने जो है वो रब्ता किया था, जो है वो खान साहब की सेहत के बारे से बात करना चाह रहे थे और बाकी लोगों की। तो देखना ये होगा कि आप सियासत जो है वो कहाँ पे कर रहे हैं। क्या आप सियासत भारत के नाम पे कर रहे हैं, भारत में सियासत करनी है आपने, या पाकिस्तान में करनी है आपने? बाबा, वो आपका दुश्मन मुल्क है, वो आपके साथ एक जंग लड़ चुका है जिसमें उसे इबरतनाक शिकस्त हुई है। आप अपनी सियासत को जो है वो लेके अगर भारतीय मीडिया पर, ये वही भारतीय मीडिया है ना जिसने ये कहा कि हम लाहौर बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, हमने कराची जो है वो तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी हाइप जो है वो अगर आप वहां पे अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि खान साहब जो है उनकी रिहाई सिर्फ और सिर्फ थ्रू कोर्ट्स ही होनी है, ये बात तय है। कभी तो कहा जाता है कि पता नहीं क्या न हो रहा है, इतना अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई और कोई कहते हैं कि उनकी बेर जो है वो बड़ी हुई थी जब मुलाकात हुई, तो कोई कहते हैं कि उन्हें जो है वो खुराक से ही नहीं मिल रही, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अद्वियात से ही नहीं मिल रही। तो डेला जेल के हुक्म जो है उनका कुछ कहना और है। वो कहते हैं कि जी हमारा कैदी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप मुआयना करवा लें, उनका डॉक्टरी चेकअप भी ठीक हो रहा है, उनकी हेल्थ भी ठीक है, उनका खाना भी ठीक है, उनकी एक्सरसाइज भी ठीक है, उनकी सारी चीजें ठीक हैं। तो मुलाकात का तरीकाकार जैसे वज़रा कह रहे हैं और बाकी लोग भी कहते हैं कि ये स्पेशल कैदी हैं, ये वो खास कैदी हैं जिन्हें हर तरह की सहूलत जो है मुयसर है, हर तरह की एक्सरसाइज मशीन से लेके और सारी चीजें मुयसर हैं। तो थोड़ा सा जो है वो इदारों पे जो है उस पर थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए। आप अगर रोजाना जाके बैठ के वहाँ पे धरना देंगे, वहाँ पे डाला जेल के सामने जो है वो तरह तरह की बातें करेंगे और तरह तरह के इल्जामात लगाएंगे। आपके इल्म में ये वाहिद कैदी हैं यहाँ पे FIA जो है वो उनका साइबर क्राइम विंग में पता नहीं क्या कर रहा है। ये वाहिद कैदी हैं कि जो उनसे मिलने के लिए जाता है वहां से पैगाम लेके आता है और वही पैगाम जो है उनके एक्स अकाउंट पे मनोवन जो है बड़े सख्त लैंग्वेज के साथ जो है वो सामने आता है कि खान साहब ये पैगाम दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं। और अब जब से मुलाकात नहीं हो रही, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अब कोई ट्विटर पे जो है वो कोई पैगाम नहीं आ रहा उनकी तरफ से। क्यों नहीं आ रहा? कि मुलाकातें नहीं हो रही। सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। इंडिया जैसा मुल्क, जिस तरह आपने बात की, वो एक पॉइंट के इंतजार में होता है। और अब से आपको पता है कि कुछ रोज पहले भी हम देख रहे हैं खान साहब की मरने के हवाले से भी खबरें वहां चल रही थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने संगीन जराइम में मुलव्वस अफगान शहरियों की जिस तरह से तस्वीर जारी की हैं, मुल्क बदर करने का भी उनको ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने भी, आपको पता है कि कई सालों से पाकिस्तान इस हवाले से कह रहा था कि बगैर शनाख्त के जो सरहद पार से आने वाले अफगान अफराद हैं उनके सिक्योरिटी रिस्क हैं। आपको नहीं लगता अब अमेरिका वही बात मान रहा है जिसे वो पहले नजरअंदाज करता रहा है? देखें, अफगान महाजिरीन का मसला अब सिर्फ जो है अफगान महाजिरीन का मसला हो, अफगान तालिबान का मसला हो, वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा। अब ये मसला जो है वो अफगानिस्तान से निकल के पूरी दुनिया में फैल चुका है। और ये अफगान तालिबान रजीम, आप नोट कर लें, जो है वो लेटर ऑन ये साबित होगा कि ये दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुके हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वाशिंगटन DC में जो हमला हुआ था वो उसमें अफगान बाशिंदा शामिल था। फिर एक शख्स जो है वो धमाका खेल मवाद जो है वो बनाते हुए पकड़ा गया। अब अमेरिका को उन मुश्तबा, उन जराइम पेशा, उन दहशतगर्द अनासर की तस्वीरें जारी करना पड़ी कि ये
ये वो लोग हैं। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का क्या कसूर किया है, आप मुझे बताएं कि 40 साल से हम जो है इन अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहे हैं। उन्हें हमने तालीम की सहूलियात दी, उन्हें पाकिस्तान ने सेहत की सहूलियात दी, उन्हें पाकिस्तान ने रोजगार की सहूलियात दी और उन्हें उनके लिए अपने बॉर्डर जो है वो ओपन किए। तो जो दहशतगर्दी होती है उसमें कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद होते हैं, उसमें कितने मासूम शहरी जो है वो शहीद होते हैं, और जो दहशतगर्द मारे जाते हैं उनकी शनाख्त जो है वो क्या निकलती है, अफगान बाशिंदा। उनकी जेबों से अफगान जो है वो शहरियत के कार्ड निकलते हैं। जो दहशतगर्द मारे जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में, तो ये क्या हो रहा है, ये वो सिला है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो आपके साथ दहाइयों से खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि एक अफगानिस्तान मुस्तकम हो, लेकिन सिला ये मिल रहा है कि वहाँ से तश्कीलात जो है वो आती हैं पाकिस्तान के अंदर, और तश्कीलें जो है वो करके आप भेजते हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर और दहशतगर्दी फैलाते हैं। और आपका वजीर खारजा जाके जो है वो इंडिया में जाके हाथ मिलाता है और धमकी देता है पाकिस्तान को। और कभी आप कहते हैं कि हम ट्रेड जो है अलग कर लेंगे। ट्रेड अगर अलग करते हैं तो भाई बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। ये पाकिस्तान के मफाद में है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत हर किस्म की ट्रेड जो है वो अफगानिस्तान के साथ बंद हो जाए, क्योंकि जब ये ट्रेड बंद होगी, जब ये बॉर्डर बंद होंगे तो दहशतगर्दी कम होगी। आप ये बात में नोट कर लें कि अगर ये बॉर्डर बंद रहेंगे तो दहशतगर्दी भी उतनी ही कंट्रोल में रहेगी। जितना बॉर्डर ओपन होगा, दुनिया जहान का जो है वो धंधा जो है थ्रू ये बॉर्डर करते हैं। स्मगलिंग आप देख लें, मनशियात देख लें, असला देख लें, ये सारी चीजें चोर दरवाजे से यहाँ पे लेके आते हैं। तो पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई मुल्क आप मुझे बता दें कि जहाँ बगैर वीजा के एंट्री हो। क्या पाकिस्तान ही रह गया है कि अफगानिस्तान के लोगों ने दुनिया भर में जाना हो तो वीजा हो, और पाकिस्तान में आना हो तो आप कहते हैं कि नहीं, हम अपने बॉर्डर जो है ओपन कर दें? तो ऐसे नहीं होगा भाई, अब ऐसे नहीं होगा। इनफ इज इनफ, क्योंकि अब पाकिस्तानी स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और चुन चुन के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो हमारे मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को शहीद कर रहे हैं। और अब जो है ये याशी बंद होगी, क्योंकि काफी हो गया। काफी पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तानी अवाम सफर कर रही है भाई, कि आप जो है वो एक तरफ तो हमारे मुल्क में आके कारोबार करें, सेहत की सहूलियात लें, तालीम की सहूलियात लें, दूसरी तरफ जो है वही करें और दहशतगर्दों के साथ मिलके या दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाएं, तो ये नहीं चलेगा। और बिल्कुल ऐसे ये नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच। जावेद बलोच साहब मौजूद थे, जो कि मुल्की सियासत के हवाले से भी और थोड़ा सा आपने अफगानिस्तान के इशू को भी टच किया, उस हवाले से बात कर रहे थे। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त पहुँचाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते, वापस आते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खवातीन वज़ात, नवंबर का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गैर मामूली और यादगार रहा। कौमी टीम ने नवंबर के महीने में फतूहात से अपना मुकम्मल गलबा साबित किया है। नवंबर में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम की, जबकि फैसलाबाद में जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में भी हराया। 9 नवंबर को पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का फाइनल भी अपने नाम किया, जबकि रावलपिंडी में खेले जाने वाली वनडे सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दी। इसके अलावा दोहा में पाकिस्तान शाहीज ने एशिया कप राइजिंग स्टार का टाइटल अपने नाम किया और पाकिस्तान टीम ने 2 रोज़ कबल T20 ट्राई सीरीज का चैंपियन होने का एजाज़ भी हासिल किया। अब आगे क्या होगा और कौन सी सीरीज़ होंगी ये तो आप सबको पता है कि अब 45 दिन कोई मुकाबले नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान किन मुकाबलों में शामिल होगा या फिर जिन मुकाबलों में शामिल होगा वहाँ पे इन जो फतूहात हैं इनका क्या असर रहेगा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी जनाब यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो सर आपसे यही पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान ने, जिस तरह स्नैन ने बात की कि पाकिस्तान ने नवंबर में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, हांगकांग, फिर उसके बाद हमने देखा एशिया कप राइजिंग स्टार्स के हवाले से जिस तरह से कारकर्दगी रही, बहुत शानदार कारकर्दगी रही पाकिस्तान की। आप मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को किस तरह से देख रहे हैं और क्या वाकई ये जो महीना था नवंबर का पाकिस्तान की कारकर्दगी के लिए अच्छा साबित हुआ आप समझते हैं?
जी बिल्कुल, ये नवंबर का महीना तो मेरे ख्याल में खत्म ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, 30 दिन पूरे हो गए और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मुकाबले थे वो भी अब खत्म हो गए हैं। इस नवंबर में सिर्फ हमने क्रिकेट में कामयाबियां हासिल नहीं की, बल्कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम थी, इसने बांग्लादेश में 3 मुल्क की सीरीज में कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में अपना जो शिरकत थी उसको यकीनी बनाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, यासर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीता, 3 हमारे ब्रॉन्ज मेडल आए एशियन जो अभी ये इस्लामिक गेम्स हुई है रियाज में। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम ने स्नूकर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी अपने नाम की है। तो यूं आप कह लें कि ये जो इवेंट था, जो महीना था, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा लकी रहा और मेरे ख्याल में इससे बड़ा इवेंट और इससे बड़ा जो महीना था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, खेलों की स्पोर्ट्स में खासतौर पर कभी देखने को नहीं मिला। और इसका इख्तिताम भी बड़ा जबरदस्त यहाँ लाहौर में देखने को मिला। यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट फॉर ग्लोरी के मुकाबले हुए, जिसमें 15 ममालिक के 44 गैर मुल्की बॉक्सर ने हिस्सा लिया और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त खुश थे लोग यहाँ पर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट तो यकीनी तौर पर हम सबका पसंदीदा खेल है, पूरी कौम इसमें ये इन्वॉल्व होती है, सारी इसकी खुशियां उसको देखना चाहती है। और लकीली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपने होम ग्राउंड पर बड़ा जबरदस्त जी इसका बहुत अच्छा किया था। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को तो हाथों फिर इसमें स्टार एशिया कप में जिन्होंने जबरदस्त फाइनल में भी कामयाबी हासिल की। तो मेरा ख्याल है ये नवंबर का महीना था हमारी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही यादगार रहा, बहुत ही लकी रहा। मेरा ख्याल जी जो अच्छा यूसुफ साहब, आपकी आवाज़ थोड़ा सा कट रही है, शायद कोई इंटरनेट स्टेबलाइज नहीं है, इसको थोड़ा सा स्टेबल कर लेते हैं। इंटरनेट के मसले मसाइल हैं क्योंकि आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। जो ही इंटरनेट वापस बहाल होता है आपका वीडियो लिंक पे आप कीजिएगा। जब तक हम आपको बताते हैं कि नवंबर के महीने में पाकिस्तान ने बहुत सारी कामयाबी समेटी हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो या फिर श्रीलंका की टीम हो या फिर जिम्बाब्वे की टीम हो। पाकिस्तान ने एशिया कप में भी जो कि इमर्जिंग का था, या फिर हांगकांग सुपर सिक्स की बात की जाए तो तमाम तर टाइटल पाकिस्तान ने जीते। लेकिन यूसुफ साहब, आपको अब आवाज़ आ रही है? जी आ रही, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यूसुफ भाई मुझे ये बताइएगा प्रिसाइसली कि बहुत सारे लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज जीते हम ओडीआई और T20 की, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका की ए टीम तो नहीं थी, वहाँ पे 5, 6, 7 प्लेयर्स मिसिंग थे। इसी तरह से श्रीलंका की टीम अब उस तरह से रेट नहीं होती जिस तरह से आज से 6-7 साल पहले, जब उसमें कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने या इस तरह के प्लेयर्स होते थे। फिर जिम्बाब्वे तो हमेशा से ही एंडी फ्लावर और फ्लावर ब्रदर्स के बाद जितने भी अदवार उनके गुजरे हैं, वो एक कमज़ोर टीम समझी जाती है। सो ये जो प्रैक्टिस है ये कितनी ज़्यादा सूदमंद साबित होगी इन टर्म्स ऑफ 2026 वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस? देखिए, अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए की तैयारियां कितनी हद तक कंप्लीट है, कितना उससे आप मुतमन, तो मेरे ख्याल में उसका जवाब नफी में होगा। यकीनी तौर पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका की टीम थी, ये वो टीम नहीं थी जिनकी हम तवक्को कर रहे थे, जो उनकी जो टीम दूसरे ममालिक में जाकर परफॉर्म करती हैं या जिनकी वजह से इन टीमों का नाम बना हुआ है। पाकिस्तान में चूंकि कुछ लोग कतराते हैं अभी भी आने से, तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए पैगाम था कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के लोग पसंदीदा खेलों से अपने प्यार करते हैं, खेल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट को देखना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल में ट्रॉफियां इतनी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं, फतवाहत हिस्से में आई हैं, लेकिन इससे एक पैगाम भी गया कि दूसरे जो क्रिकेटर्स नहीं आ पा रहे यहाँ पर किसी वजह से, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के मुकाबले बड़े जबरदस्त होते हैं। और जो पाकिस्तान की तैयारियां यकीनी तौर पर उस पाई की नहीं है कि हम खिलाड़ी नहीं थे, मिसिंग थे, इसमें एलिमेंट ये यकीनी तौर पर हमारी क्रिकेट का है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी टीमें हमसे ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन वो कर रही हैं। हमें सिर्फ एडवांटेज इस चीज का मिलेगा आइंदा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि कोलंबो में जो कंडीशंस होती हैं वहाँ की, वो पाकिस्तान से बिल्कुल मिलती जुलती तकरीबन होती हैं। इसका एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात की जाए कि पाकिस्तान की जो तैयारियों उनको 100% होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो वो मेरे ख्याल में कहना अभी दुरुस्त नहीं हो रहे हैं।
और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि शादाब खान भी मुकम्मल फिट हो गए, उनकी एंट्री भी होगी T20 टीम में, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो बतौर कप्तान ही T20 स्क्वाड को ज्वाइन कर लें। तो ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में चीजें उस वक्त तक फाइनल नहीं होती जब तक कोई मुकाबला सर पर ना आ जाए। हम हमेशा ये बात आपने तब्दीलियों बजा पे फरमाई सर, जब करते तक कोई रहते हैं मुकाबला और सर पर नहीं आता तब तक कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं होती। आप समझते हैं कुछ ऐसी बुनियादी कमजोरियां भी हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है, आप समझते हैं? देखें, हमारा जो पावर प्ले का इशू अभी तक वो मुसलसल चला आ रहा है। एक आध मैच में हम अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं, लेकिन जो तसलसल होना चाहिए हमारे और साइम अयूब में, साहबजादा फरहान में और खास तौर पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस में, वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। किसी मैच में परफॉर्म हो जाती है, किसी मैच में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और पावर प्ले में बैटर्स के साथ साथ हमारा जो इसके साथ दूसरा बड़ा अहम इशू वो अभी तक हल तलब है, वो है बॉलिंग का। हमें पावर प्ले में कभी 80 रन हो जाते हैं, कभी 60 रन हो जाते हैं, और बहुत कम देखने को मिला कि हमारे खिलाड़ियों ने इब्तदाई ओवर में अच्छी बॉलिंग करके उनके मद्दे मुकाबले जो टीम उनको डाउन किया हो। तो अगर हम पावर प्ले में कभी कभार अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो फिर डेथ ओवर में हमारा वो मसला खड़ा हो जाता है कि हमसे वो रन कंटेन नहीं हो पाते। और उसके साथ साथ हमारा अभी तक जो बैटिंग ऑर्डर है वो हम सेट नहीं कर पाए। कभी हम जो सलमान अली आगरा की तरफ देखते हैं कि शायद वो किसी मैच में परफॉर्म कर जाएं, एक आध मैच में उनकी परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर काबिले उसको स्टार कहा जा सकता है, लेकिन बतौर कप्तान उनसे जो लीड फॉर द फ्रंट के जरिए अपने बॉलिंग के जरिए तो हमें उसकी कमी दिखाई दे रही है। कोशिश वो करते हैं कि तवक्कुआत पर पूरे उतरे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो T20 की जो है वो प्रोडक्ट ही नहीं है। अच्छा, वो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए, वनडेज में आपने देखा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन T20 की वो प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए अभी तक ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी जो आइंदा T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें बतौर कप्तान उनकी जगह बनेगी या नहीं। इसलिए बार बार लोग दोबारा वही बातें करना शुरू हो जाते हैं कि शायद शादाब खान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजरें हैं, माइक हैसन भी उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद टीम का हिस्सा थे, उनके कप्तान थे, और माइक हैसन को थोड़ा सा उनके ज्यादा कहने की अंडरस्टैंडिंग है शादाब खान के साथ। अच्छा, इसलिए जब भी बात होती है शादाब खान के हवाले से तो यही कहा जाता है कि शायद वो बतौर कप्तान ही दोबारा पाकिस्तान टीम में कमबैक करे। अच्छा सर, आपने पिछले सवाल के जवाब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था कि श्रीलंका की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए साजगार हैं, लेकिन एक टाइमलाइन भी है जिसके हवाले से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने इससे पहले 3 बड़े कप जीते। 1992 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, 2009 हमने जीता लॉर्ड्स इंग्लैंड में, 2017 हमने जीता ओवल इंग्लैंड में। 3 बड़े इवेंट्स हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कंडीशन में जीते, और जस्ट बिकॉज कि हमारे जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, उनको हेल्प मिलती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में। अब थोड़ा सा अगर वाइस वर्सा देखिए तो 1996 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, हम क्वार्टर फाइनल इंडिया से हार गए थे। उसके साथ 2011 में हम सेमीफाइनल में शाहिद अफरीदी की क़यादत में इंडिया से मोहाली में हारे। 2023 का एशिया कप आपको याद है, 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद है, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद है। हमारी एशियन कंडीशंस में बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं हैं। क्या हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो की जितनी भी सूरत हाल आप बता रहे हैं, क्योंकि कोलंबो से तो हमें ट्रैवल करना नहीं है, तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है या हमारी जो रवायात हैं वो बरकरार रहेंगी इस हवाले से? देखिए, कंडीशन कोई भी हो, हम ये सिर्फ बात तो कर सकते हैं कि कंडीशन इनके लिए आइडियल हो सकती है, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस तो हमारे खिलाड़ियों ने देनी है। उनको पता कि किस किस्म की कंडीशन में कैसे परफॉर्म करता है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम को अपनी होम कंडीशन में हमें उस पर एतबार नहीं होता कि वो उस मैच में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं। हम हमेशा दूसरी जो टीमें हैं, जैसे कमजोर टीम उसके खिलाफ हम उसी तरह की प्लानिंग के साथ उतरते हैं, बड़ी टीम उसके खिलाफ ज्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ जाते हैं। तो ये सवालिया निशान तो हमेशा कंडीशन कोई भी हो पाकिस्तान की टीम पर रहेगा कि आज ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। थोड़ा सा एडवांटेज हमें और भी मिल सकता है क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अब श्रीलंका जाना है दम्बुला में, वहां पर 3 T20 मैचेस हैं 8, 10 और 12 जनवरी को। उससे भी थोड़ा हमें तैयारी का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, जहां पर 30 और 5 फरवरी के दरमियान 3 मैचेस उनके साथ भी होंगे। तो थोड़ा सा हमें उम्मीद क्योंकि पॉजिटिव रखनी चाहिए पाकिस्तानी टीम से। इतनी तौर पर खामियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका। लेकिन हम क्योंकि बतौर पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम सबको करना भी चाहिए, इसलिए तवक्कुआत हमें अपनी पाकिस्तानी टीम से अच्छी रखनी चाहिए। आगे इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन कंडीशन में जाकर कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि
वहाँ की जो कंडीशन है दूसरी टीमों के लिए थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि आप सारी आप देख लेंगे जी जो T20 फॉर्मेट है, इसके लिए हर जगह पे अब बैटिंग के लिए साजगार विकेटें ही तैयार की जा रही हैं, जहाँ पर बॉलर्स के लिए ज्यादा परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। और अब देखना यह कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसमें जो उनकी 16 अपनी टीम जाएगी, उसकी फास्ट बॉलिंग में अच्छा यूसुफ साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में सलमान आगा की रखेगी, जी, जिसमें शहीन को 18 रन की हमारे तरफ से। आपने पिछले सवाल के जवाब में सर सलमान अली आगा के हवाले से बात की थी कि उनके हवाले से कहा जाता है वो भी T20 का प्रोडक्ट ही नहीं है। आपको लगता है कि बतौर कप्तान भी वो अभी अपने आप को साबित करने वाले मरहले में ही शामिल है, और कब तक ये उनका फेज जारी रहेगा, फिर कब तक रिलाय किया जा सकता है उनके ऊपर? देखिए, सलमान अली आगा सिर्फ एक काम में लकी हैं, और वो है उनके टॉस जीतने के मामले में हमेशा उनका फेवर उसको मिली है, टॉस उनके फैसला उनके फेवर में हुआ है। इसके अलावा बतौर कप्तान अगर उनके फैसलों पर देखा जाए तो वो भी इतने ज्यादा उस पर क्वेश्चन मार्क है, उनकी बैटिंग पर क्वेश्चन मार्क है, उनकी फील्ड प्लेसिंग पर क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब अनाउंस किया था शहीनशाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान, तो उस वक्त अगर वो फैसला कर लिया जाता कि वो जो सलमान अली आगा की जगह उनको T20 का कप्तान बना दिया जाता, वनडे का कप्तान बेशक अब सलमान अली आगा को बना दे, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक अच्छी चीज होनी थी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत काम में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी ये फैसला करेगा कि शादाब खान को कप्तान बना दिया जाए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का, या शहनशाह अफरीदी को बना दिया जाए, तो फिर लोग तनकीद करेंगे जी देखें वक्त टूर्नामेंट सर पर आ गया तो अभी से तब्दीलियां जा रही हैं। तो ये बहुत से ऐसे बोल्ड स्टेप है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले लेने चाहिए थे। अगर उन्होंने पहले नहीं लिए तो फिर उनको दिल बड़ा करके ये डिसीजन भी ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान को T20 के लिए नए कप्तान की जरूरत है। सलमान अली आगा बतौर कप्तान नाम बैटिंग लेकिन परफॉर्म कर क्या आप पाए हैं समझते अपने हैं कि फैसलों की 26 वजह के से। वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अब 2-1.5 महीने रह गए हैं 26 के वर्ल्ड कप को, सलमान अली आगा को तब्दील करके किसी को लाना बेहतर फैसला होगा? ये मेरे ख्याल में अगर वो इसी वक्त भी कप्तान को तब्दील कर दिया जाता है, शहनशाह अफरीदी या फिर शादाब खान को बना दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन शादाब के हवाले से भी तो सलमान आगा ने बात की है कि अहम प्लेयर है, उनको भी तो लाया जा सकता है, फिर प्लानिंग हो रही है उनके हवाले से भी शायद। मुझे आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, दोबारा सवाल। मैंने कहा यूसुफ साहब, शादाब खान के हवाले से भी तो कहा जा रहा है, उनके हवाले से भी प्लानिंग्स चल रही हैं, क्योंकि सलमान अली आगा ने भी कहा है कि वो अहम प्लेयर हैं, नायब कप्तान हैं, ये भी स्टेटमेंट उनकी सामने आई है। यूसुफ साहब, बिल्कुल, शादाब खान यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बहुत ही जी यूसुफ साहब, जी फरमाइएगा। जी आवाज मुझे जी फरमाइएगा। जी शादाब खान यकीनी तौर पर पाकिस्तान के प्रीमियर लेग स्पिनर हैं, और अब देखना ये होगा कि अभी तक जो हमें पता चला है कि उनकी फिटनेस के हवाले से कोई अब डाउट बाकी नहीं रहे। उनको सिर्फ मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। 1-2 मैच उन्होंने यहाँ लाहौर में खेले भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके लिए 1-2 क्लब मैचेस या प्रैक्टिस मैचेस का और भी इनकार बनाने जा रहा है, ताकि उसकी जो फिटनेस के हवाले से रिपोर्ट है, उसको जो मैच की एक चाहिए प्रैक्टिस, वो भी उनको हासिल हो जाए। फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि उनको टीम में कब लेना है, या लेना भी है नहीं लेना। अगर लेना तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास इब्रार अहमद नहीं है, तो फिर इब्रार का हमने क्या करना है, क्योंकि एक टीम में 2 लेग स्पिनर तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपने मोहम्मद नवाज को भी कैरी करना है, फहीम अशरफ को भी कैरी करना है, फिर आपको अपनी प्लेइंग 11 तरतीब देने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क है शादाब खान की वापसी के हवाले से। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्शन कमेटी और जो उनके हेड कोच है माइक हैसन, अगर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेंगे वो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने नवाज की परफॉर्मेंसेस देख लिया। नवाज पिछले तकरीबन 10 साल से टीम के साथ है। 2016 में T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया खेलने गए थे सरफराज अहमद की क़यादत में। उनकी परफॉर्मेंसेस में निखार इस वजह से आया कि अब उनको हम बॉलिंग में भी आजमा रहे हैं और बैटिंग में भी उनको अच्छा खासा नंबर मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से आपके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। वो दोनों डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। हमें यूसुफ साहब प्रॉब्लम आता है 7 से लेके 15वें ओवर में, और ये 7 से लेके 15वें ओवर में थोक के हिसाब से आके रन दिया करते थे शादाब खान, जिनको लोग कहते हैं कि प्रीमियम हमारे स्पिनर हैं। 4 ओवर्स में 40 रन दिए, 4 ओवर्स में 50 रन दिए। सो वो किस बुनियाद पे वापस आएंगे? इस वक्त टीम में तो उनकी जगह नहीं बन रही है। अगर वो कैरिज्म ट्रॉफी खेल लेते, कोई और इवेंट खेल लेते जहां पे वो परफॉर्म करते, तो उसको बुनियाद बना के लाया जाता। इस वक्त किस बुनियाद पे उनको टीम में लाया जाएगा? देखें, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी कोई रवायात नहीं रही हैं।
हमारे बहुत से खिलाड़ी, जो आप शादाब खान की बात कर रहे हैं, शादाब खान ने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है? वो तो सीधे पीएसएल से अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद ही बिल्कुल। टीम में आ गए थे। तो डोमेस्टिक का तो हमारा वो एक म्यार है जिसको फॉलो ही नहीं किया जाता कभी किसी भी सतह पर। हमने जिस खिलाड़ी को खिलाना होता है उसको ले आते हैं। जब सिलेक्शन कमेटी से बात करते हैं कि जी आपने इस फलां खिलाड़ी को लिया, फलां को डेवलप किया, तो वो कभी कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है, कभी कहते हैं आधा गिलास खाली है। तो यहाँ पर मनपसंद फैसले होते हैं इतनी तौर पर, जिसको वो कहते हैं कि कप्तान पसंद करे, सिलेक्शन कमेटी को उस पर एतमाद हो तो उसको टीम में ले लिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आपने डोमेस्टिक में कितने मैचेस खेले हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो कमबैक हुआ है इंजरी के बाद, इतनी तौर पर उसको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहां पर कैजान ट्रॉफी के मैचेस खेलने चाहिए। यही एक फार्मूला है जिसको बुनियाद बनाकर हमारी टीम की परफॉर्मेंस में तसलसल आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा होता नहीं है, कोई रवायत नहीं है कि इन चीज़ों को फॉलो किया जाए। क्योंकि बड़ा नाम है शादाब खान, उनकी पहले माजी में बहुत ज़्यादा फतवात हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी कुछ अर्सा रही है, बीच में इतनी तौर पर उनको मार भी पड़ी है जैसा आपने जिक्र भी किया। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हेड कोच उनकी फेवर में है, सिलेक्शन कमेटी उनकी फेवर में है, जो टीम इंतजामिया, जो बाकी सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही T20 फॉर्मेट में, T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लें। इसलिए तो बाबर आजम को उन्होंने कम बैक करवाया है, ताकि कल को कोई ये उंगली ना उठाए कि देखिए जी हम बात करते रहे, शोर मचाते रहे कि यंगस्टर की जगह सीनियर को लेके आए लेकिन ये दिक्कत नहीं आए, इसलिए टीम हार गई। इसलिए बोर्ड ये भी चाहता है कि ठीक है टीम को खिलाएं, लेकिन वो तनकीद से भी बचना चाहता है। वो जो फेवरेट फैसले हैं, जो अवामी पसंदीदा फैसले हैं, उनको थोड़ा मेरे ख्याल में लागू करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए पाकिस्तान की टीम में एक तसलसल जो होना चाहिए बाकी टीमों में है कि एक टीम जीतना शुरू करे तो वो जीतना शुरू हो जाती है। इस किस्म की हमें चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं मिलती। सही, थैंक यू सो मच। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और किस तरह की तब्दीलियां वर्ल्ड कप से पहले होनी चाहिए, क्या कुछ कहें कि इनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, इस मुतल्लिक हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हफ्ते का पहला दिन है, मंडे है, और मंडे को हम खुशी से क्या सुनना चाहते हैं कि हमारे अगले 4 दिन कैसे गुजरेंगे, अगले 5 दिन कैसे गुजरेंगे, अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं दाऊद जी। और आज हमारे पास क्योंकि हमने दाऊद जी के साथ इन डिटेल सेगमेंट रखा है, तो हम चाहते हैं कि दाऊद जी हर स्टार का हमें इन डिटेल जवाब भी दें। सबसे पहले तो हम वेलकम कहेंगे दाऊद जी को। बिल्कुल जी, दाऊद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दाऊद जी आवाज़ आ रही है? ठीक, सही। दाऊद जी स्टार से स्टार्ट करते हैं। दाऊद जी, आप सुन सबसे पा रहे हैं? पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज। जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, जी, आपको जी, आ रही होगी। जी, जी, एरीज बुर्ज, एरीज का चेंज रहा है और यहाँ पे माली तौर पे कुछ चीजों में बेहतरी आने की जरूरत है। जी सही। दाऊद जी इस वक्त थोड़े से मेरे ख्याल उनके सिग्नल का के कुछ issue मसाइल है। चल रहे हैं, इंटरनेट के मसाइल चल रहे हैं, और हम उनसे जल्द ही अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश आप करेंगे। नंबर्स भी अनाउंस कर दें जी ताकि हाँ, जो आप लोग हमें तब देख रहे तक हैं हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा कि इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, दाऊद जी से सवाल कर सकते हैं। और सवाल यकीनी तौर पे आपकी एजुकेशन के रिलेटेड भी हो जी। सकता है, आपके फ्यूचर के रिलेटेड हो सकता है, आपकी शादियों के रिलेटेड हो सकता है। सो नंबर नोट कीजिएगा 051-890-1008। एक नंबर हमारा ये है, और दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने हवाले से, अपने अहले खाना के हवाले से, अपने बुजुर्गों के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी तालीम और सियासत और मईशत, जो जिस भी भी issue हवाले है से आप आपकी पूछना life चाहते हैं से आप पूछ related। सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ के रिलेटेड इशू है आप पूछ सकते हैं। मुल्क की सियासत के हवाले से पूछ सकते हैं मुल्क कि की मुल्क सियासत कैसा से हवाले रहेगा से पूछे, अपने हवाले से पूछे। चूंकि जब भी हमने दाऊद जी का सेगमेंट रखा ना वीक के स्टार्ट में, तो हमें ज़्यादातर जो लोगों की कॉल्स आई वो उनके अपने मसाइल के रिलेटेड थी। कुछ शादी से रिलेटेड थी, कुछ पढ़ाई से, कुछ सेहत से रिलेटेड थी, कुछ पेपर से, कुछ काम से रिलेटेड थी, इस तरह के कुछ मसाइल थे। तो यकीनी तौर पर अभी भी हमारे पास बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन जैसे ही दाऊद जी में ज्वाइन करते हैं तो आप तमाम तर जो लोग हैं जो कॉल्स इस वक्त कर रहे हैं उनके हम सवालात भी जरूर ले लेंगे। जी दाऊद जी, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं अब आपकी बात आ रही है, मेरी बात आ रही है आपको? जी आ रही जी, है। जी, जी दाऊद जी। दाऊद जी कंटिन्यू कीजिएगा पहले स्टार से प्लीज।
जी, एरीज बुर्ज हमल वालों की बात करूं तो बहुत सी चीज़ों में चेंज आ रहा है। माली तौर पे थोड़ा सा एहतियात करिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। जॉब और बिजनेस में अभी वेट की ज़रूरत है, और मोहब्बत में लड़ाई झगड़े से बचना है। बात करें हेल्थ की तो हेल्थ बेहतरीन नज़र आती है, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी नज़र आती है। नेक्स्ट आ रहा है जनाब बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज सौर वालों के रूहानी मामलात में मदद है, कुछ चीज़ों में डिले है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा काम होने की नवीद सुनाई देती है। जॉब और बिजनेस में खुशियाँ, पैसा और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में एहतियात की ज़रूरत है। पढ़ने के लिए या जलाली वाली कराम का वेट करना चाहिए। बात करें जनाब बुर्ज जौजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज जौजा वालों का ये वीक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज और कामयाबियां लेकर आ रहा है। यहाँ पे प्यार और मोहब्बत में भी कामयाबी है, रिलेशन में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, और जॉब और बिजनेस में कामयाबी के साथ साथ पैसे भी आ सकते हैं। एजुकेशन के मामला तलबा तालबात के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। बात करें जनाब कैंसर बुर्ज सरतान वालों की, तो कैंसर वाले ओवर थिंकिंग से बचें, नेगेटिविटी से बचें। कोई रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका मामलात में कोई ख्वाहिशें पूरी होंगी, हालात में बड़ी पॉजिटिव चेंज नजर आती है। जॉब और बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में नेगेटिविटी को भगाना है, बातचीत करना अहम है, और जनाब जबरदस्त है, ट्रैवल कर सकते अच्छा दाऊद जी, हैं पढ़ने क्योंकि के लिए। हमने काफ़ी देर वो कनेक्शन भी हमारा आपके साथ बहाल हो गया था, लेकिन हमें कॉल पे ज्वाइन किया आयशा ने बखर से। आयशा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। सवाल पूछेगा दाऊद जी से। मुझे अपनी बहन के हवाले से पूछना है। उसकी शादी के हवाले से। उसका नाम आपदा, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पर उसकी शादी के हवाले से उनका नाम क्या है? उसकी शादी नहीं हो रही। नाम बताइएगा। आयशा, मेरा नाम आयशा, और मेरी बहन के हवाले से पूछना है। आपदा, नहीं, अपनी बहन का नाम अपनी सिस्टर बताइएगा। का नाम बताइएगा। आपदा आपदा, जी। ठीक है। आपदा के हवाले से बताइएगा दाऊद जी, उनकी शादी से रिलेटेड। आपदा की शादी से मुतल्लिका अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा वेट करें। अभी नेगेटिविटी है, कुछ स्टार्स की नेगेटिविटी प्लस नजरबद के मामलात हैं। शादी की रुकावट दूर करने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा 21 डेज का अमल करें। इंशाअल्लाह ताला शादी की रुकावटें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। सुबह के टाइम सूरह फातिहा 11 मरतबा और आयतल कुर्सी 11 मरतबा पानी दम करके पीना शुरू करें, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। सही। बैक टू द स्टार्स दाऊद जी। हाँ जी, बात करें नेक्स्ट जनाब लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो प्लानिंग कर रहे हैं लियो वाले, और जनाब यहाँ पे कुछ सेहत के मामलात नज़र आते हैं लियो वालों के। किसी बात को अगर दिल पे लेते हैं तो उससे मामलात की डिस्टर्बेंस आ सकती है। जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी नज़र आती है। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आप लोगों की एनर्जी को बूस्ट करेगा। इसके बाद है जनाब विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वालों की जिम्मेदारियों का बर्डन, कामयाबियां बढ़ रही हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अच्छी एनर्जी नजर आती है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में नेगेटिविटी को भगाना है, और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। दाऊद जी, बात मैं करें जनाब आपको माजरत के साथ मैं आपको कट करूंगी। फैसल इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जी फैसल, कहाँ से हैं आप और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, फैसल इकबाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद जी से। फैसल, सवाल कीजिए। फैसल सर मेरा कुछ प्रॉब्लम है कि सर मेरी जॉब कोई भी होती है 4 महीने 6 महीने चलती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ जाती है, बड़ी परेशानी चल रही है आजकल भी। सही। जी दाऊद जी, जॉब के हवाले से मसाइल हैं फैसल के। जी बिल्कुल, ये इनका पैसों के मुतल्लिक इश्यूज है, प्लस ये जब भी काम पे जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं इस वक्त, तो इनके साथ चीटिंग हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है, और ये काम रुक रहे हैं इनके। अच्छा, अब ये नेगेटिविटी जो है ये स्पिरिचुअलिटी ही है, रूहानियत ही आपकी, जाहिर बात है, उसी की वजह से नेगेटिविटी आती है। आयत करीमा पढ़ें, ये पढ़ें आयत करीमा 313 मरतबा 21 दिन अपनी जॉब की और कामों की नीयत रख के, मगर ये पढ़ना सुबह के वक्त है। जब भी जॉब पे जाएं पहले पढ़ के जाएं, अपने काम की नीयत करके 21 दिन लगातार करें, सारी नेगेटिविटी और कामों की रुकावट दूर हो जाएगी। सही, ठीक हो गया दाऊद जी। जी बाकी स्टार्स दाऊद जी।
हाँ जी। लिब्रा वालों की अगर बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आए हैं, और फैमिली से मुतल्लिका कुछ चीज़ों से मुतल्लिका कंफ्यूजन चल रही है, मामलात रुके हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें भी मामलात भी जो है वो फ्राइडे से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जॉब और बिजनेस की बात अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में चेंज है, और पढ़ने के लिए या जलजलाली वाली किराम की एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी लिब्रा वालों के लिए। नेक्स्ट बात करें तो वो है जनाब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों का ये वीक चेंजिंग लेकर आ रहा है। बिलाशुबा आपके काम तो हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने जज्बातियत से बचना है, ओवर थिंकिंग से भी बचना है, और बहुत सी चीज़ों में अल्लाह की तरफ से कामयाबियाँ मिलेंगी। सही। अगर मैं मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी कामयाबी मिलेगी, और या वदूद का विर्द आपके लिए अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। सही। अगर मैं बात करूं जनाब यहाँ पे सेजिटेरियस वालों की, सेजिटेरियस वालों का ये वीक जो है कोई डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजन जो है इनके पैसों से मुतल्लिका है, और सेजिटेरियस वालों का कोई करीबी इनकी मदद भी कर रहा है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो नेगेटिविटी है कुछ थोड़ी सी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में खुशियां और कामयाबियां हैं। पढ़ने के लिए या रहीमो या करीम का विद अच्छी एनर्जी इनकी क्रिएट करेगा। सही। नेक्स्ट है कैप्रिकॉन वाले। कैप्रिकॉन वालों का ये वीक कैसा रहेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कैप्रिकॉन वालों को। और यहाँ पे कैप्रिकॉन वाले बदअसरी नेगेटिविटी और असरात से बचने के लिए अपने मामलात की प्लानिंग करें इस वीक में। दूसरा, इनके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं और मेडिटेशन भी मौजूद है, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जॉब और बिजनेस में चेंज आ रहा है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, माजी से निकलें, आगे बढ़ें। और पढ़ने के लिए यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। सही। बात करें तो एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, कामयाबी है, राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है और नया आगाज़ है। बात करें यहाँ पे जॉब और बिजनेस की तो कामयाबियाँ मिलेंगी, पैसे आएंगे। और जनाब यहाँ पे मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत भी बड़ी ज़बरदस्त है, और पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम का विर्द बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। सही। बात करें जनाब यहाँ पे पाइसिस बुर्ज हौत, पाइसिस वालों के लिए इस वीक में अपने आप से लड़ने की बजाय कामों में हाथ डालना है, फाइट नहीं करनी। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड मदद है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटीज है, ओवर थिंकिंग से बचना है। जॉब और बिजनेस में बड़ी हैरानकुन पावरफुल मदद है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है। पढ़ने के लिए या इस वीक में सूरह इखलास 21 टाइम रोजाना अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। ठीक। अच्छा, हमजा सलीम साहब हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। हमजा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अपना सवाल कीजिएगा। मैंने सर से ये पूछना था कि लाइक करियर के बारे में स्टेबिलिटी नहीं आती कई जगहों पे। अच्छा, आप के कैरियर के हवाले से स्टेबिलिटी नहीं आ रही। ठीक हो गया। हमजा सलीम के कैरियर की एनर्जी को मैं अगर देखूं तो बिल्कुल चेंज है। आपको अपने कैरियर से मुतल्लिका चेंज करना चाहिए। डेथ एनर्जी है। आप जब भी कहीं काम करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी वहां पे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको अपने मामलात के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। प्रेशर आ जाता है कहीं भी आप काम करते हैं, ये प्रेशर ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर 119 मरतबा 11 दिन पढ़ें। आप अपने कैरियर में जितनी कामयाबियां चाह सकते हैं या हो सकती हैं वो नहीं हो पाती, मगर हो सकती हैं। बहुत सा पैसा रुका हुआ आपका रूहानी मामलात की वजह से। एक तो कैरियर से मुतल्लिका अपनी बातों को अपने तक रखा करें, दूसरों तक बात ना लेकर जाया करें, फिर आपको बड़ी अचीवमेंट मिल जाएंगी। सही। एक कॉलर हैं हमारे साथ, अपने बेटे के हवाले से वो पूछना चाह रही हैं। फाइक उनके बेटे का नाम है। जी, अपना सवाल कीजिएगा। फाइक मेरे बेटे का नाम है, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। सही जी, दाऊद जी वो पढ़ाई के बारे में अपने बेटे से मुतालिक पूछना चाहती हैं। फाइक की पढ़ाई की पर बंदिश लगी हुई है, पढ़ाई रुकी हुई है। फाइक के लिए उनकी वालदा को चाहिए कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम 313 मरतबा 11 दिन पानी दम करके पिलाएं। और उस बच्चे के ऊपर भी पानी पिलाना भी है और फूंक भी मारें, ताकि उसकी जो है सलाहियतें खुलें। स्टक है, नज़र लगी हुई है, रूहानी मामलात हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आने वाले वक्त में। मगर ये वाला मामला जो मैंने बताया ये ज़रूर करें, ये पढ़ाई और वजीफ़ा करें।
ठीक हो गया। अच्छा दाऊद जी, इससे पहले कि कोई कॉलर हमें ज्वाइन करे, एक सवाल है जो कि काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं। आज मैं चाहता हूं कि हमारे पास वक्त भी है और मौका महल भी है, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो आपके स्टार्स होते हैं, लेट सपोज मेरा स्टार टॉरस है, तो लोग कहते हैं नहीं, आपके जो नाम के आदाद हैं उनके मुताबिक आपका स्टार टॉरस नहीं है, वो स्कॉर्पियो है, वो 8वें उसमें बुर्ज में आप आते हैं। सो ये किस तरह से डिसाइड हो सकता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही अपना स्टार माने या फिर नाम के आदाद के ऊपर जाएं? देखिए, दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं। यहाँ पे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो 1 डेट ऑफ बर्थ, 10 डेट ऑफ बर्थ, 19 है तो और 28 है, उसको हम सन की एनर्जी से प्रेजेंट करते हैं। हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं और आपके इल्मुल अदाद से भी देखते हैं। तीनों शोबों को काउंट किया जाता है। यही नहीं कि सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ कर लें। तो 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बनती है? मेरी है 15/5। अब यहाँ पे मैं 15 की एनर्जी को लूंगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो मुझे आपका ड्राइवर नंबर पता है। ड्राइवर नंबर है 15 मतलब 15, 1 + 5 6 मतलब वीनस। वीनस मतलब मोहब्बत, प्यार, इज्जत, शोहरत की एनर्जी को प्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं आपको लिब्रा की एनर्जी को देख सकता हूँ, बट अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो फिर आपकी जिस तरह बुर्ज सौर है, यहाँ पे कहा जाता है कि बुर्ज सौर के साथ जो अदाद की वैल्यू है वो 21 अप्रैल था 21 मई के दरमियान में ही देखना है और नाम का आगाज बे और वाव से होता है। अब जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो अपने नाम के मुताबिक उसके आगाज का लफ्ज भी देख सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी बैलेंस करने के लिए होता है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसके दरमियान जो अदाद, जो अल्फाज जो है वो अटैच करते हैं, वहां से आगाज करके नाम को रख के आप अपनी नस्ल को बूस्ट कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी, आसिफ अली रहीम यार खान से। जी आसिफ, अपना सवाल कीजिए। कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ कि समझ नहीं आ रही, बहुत अरसा हो गया है, 2016 से बेरोजगार हूँ, ट्रांसपोर्टर मेरा काम था, तो अभी जो भी काम कर रहा हूँ नुकसान हो रहा है मुझे। सही जी दाऊद जी, 2016 से बेरोजगार हैं और ट्रांसपोर्टर थे और अभी नुकसान हो रहा है हर जो भी काम स्टार्ट करते हैं। बिलाशुबा आपने सही कहा, मगर यहाँ पे चार बिल्कुल 16 से ये देखिए, कार्ड्स की एनर्जी नुकसान से मुतल्लिका ही है, नेगेटिविटी से मुतल्लिका है। काम इनके रुक रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छा काम था, पैसे भी आते थे, अब इसके कामों में बहुत सी छोटी छोटी रुकावटें हैं। जैसे ही बढ़ना चाहते हैं काम नहीं हो पाता। तो इनको क्या करना चाहिए? तो जनाब, इनको अपनी रुकावटें दूर करने के लिए अमल करना चाहिए। नमाज इशा के बाद आयतल कुर्सी पढ़े 100 टाइम, 21 दिन का अमल करें। एक तो इनका डिप्रेशन रहता है, नेगेटिविटी रहती है, कंधों पे प्रेशर रहता है, तो 21 दिन आयतल कुर्सी 100 टाइम पढ़ें और पानी दम करके भी पढ़ना, रुकावटें दूर करने के लिए। और सुबह के टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें 319 मरतबा, अपने कामों में बूस्ट देने के लिए। ये रूहानी वजूहात हैं, इंशाल्लाह ताला काम बेहतर हो जाएंगे। प्लानिंग बड़े ही अच्छी करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता स्पिरिचुअलिटी की वजह से। ठीक हो गया। स्पिरिचुअल अदीला हफीज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अदीला, सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी तो आपने मुझे वो शादी और करियर के हवाले से वजीफा बताया था, तो वो वजीफा मैंने किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ सही नहीं हो पा रहा है। तो कोई हल हुआ था उस वजीफे के बाद? नहीं, बिल्कुल अदीला, कोई फर्क नहीं हुआ। सर कोई तगड़ा वजीफा बताएं अदीला को। अदीला, अभी भी नेगेटिविटी है, अभी भी आपको पढ़ना चाहिए। आपकी रुकावटें दूर करने के लिए आपको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 505 मरतबा सुबह के टाइम पढ़ें। रुकावटें काफ़ी ज़्यादा हैं, पहले से तबीयत में तो फ़र्क पड़ा है और आपका पढ़ने की तरफ रुझान भी हुआ है, लेकिन अभी रुकावटें हैं। अभी आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए कि 21 दिन और पढ़ें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर देखिए आपकी एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है। सही। एक कॉलर का सवाल हमारे पास मौजूद था दाऊद जी, शाइस्ता इमरान। वो ये कह रही थी कि मुझे वहम होता है जब मैं घर में अकेली हूँ, तो इस हवाले से कोई क्या मतलब कोई साया है या फिर क्या कुछ अमल करना चाहिए? रूहानी वजूहात हैं यहाँ पे घर के अंदर, और इनके साथ कोई नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव ऑरा रहता है, जिसकी वजह से इनकी सेहत भी डिस्टर्ब हो रही है। इनको चाहिए कि 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास और 41 टाइम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर दम करके पिएं, और घर में पानी का छिड़काव करें। पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, दीवारों तक हो, क्योंकि इसके ऊपर कलामे इलाही पड़ा होता है। इंशाअल्लाह ताला ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। और पढ़ने के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा नमाज इशा के बाद। ठीक हो गया। मरियम हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से। मरियम साहिबा, अपना सवाल कीजिएगा।
मरियम, आपको आवाज आ रही है? मरियम, हमें आप सुन शायद पा कॉल रही हैं हमारे नहीं? पास अच्छा drop हो दाऊद गई। जी, आप ओरा की बात कर रहे थे। सो ओरा के हवाले से तो पाकिस्तान में भी, और मैं पिछले 5-6-7 साल से सुन रहा हूँ, ओरा कितना इंपॉर्टेंट है और एक ओरा दूसरे शख्स को या फिर एनवायरनमेंट को कितना मुतासिर कर सकता है एक शख्स का? बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो सकती है। औरा आपकी सोचों का नाम है। औरा आप जो अपने बैकवर्ड पे सोचते हो, आप भरोसा करते हो अल्लाह पे, अल्लाह वालों पे, रूहानियत पे, और अपनी सोचों को पाक और साफ रखते हो, तो ये औरा आपका एक क्रिएट होता है। जब आपका बेसिक मजबूत होता है तो फिर कि आपके अल्फाज की अदायगी में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह वालों से प्यार, कामों की बरकत और बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो औरा है ये बहुत अहमियत रखता है अपने कामों से मुतल्लिका। आप अगर अपने औरा को बेहतर करना चाहते हैं तो जाहिर बात है आपको हसद, बुग़्ज़, कीना, दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग जुबान से बहुत मीठे होते हैं लेकिन बैकवर्ड पे उनके हसद, बुग़्ज़, कीना और बहुत से शैतानी ख्यालात चल रहे होते हैं। तो ये वो जो ख्यालात हैं, जिस तरह कहते हैं 7200 बलाएं इंसान के इर्द गिर्द हैं, वो भी आपके औरा का ही हिस्सा बनती हैं। अगर आप कुरानी आयात पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, फलक नास पढ़ते हैं, दुआओं का सहारा लेते हैं, मसनून दुआएं पढ़ते हैं, तो आपका औरा उतना ही मजबूत होता जाता है। जिस तरह रोजे का औरा होता है, रोजा रोग रखते हैं तो उससे आपकी जो है अंदर की दुनिया, रूहानी दुनिया मजबूत होती है। इसी तरह आपकी नमाज का औरा है, आपके ईमान का औरा है, ये औरा आपके इर्द गिर्द आपकी हिफाजत का जामन होता है। तो बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं दाऊद जी, जो कि एक कॉलर शैतानी हमारे साथ असरात मौजूद हैं। कायनात में। अपना नाम तो वो नहीं बताना चाह रही, लेकिन अपने भाई से मुतल्लिक वो पूछना चाह रही है। जी, अपना सवाल कीजिएगा। खुरम शहजाद उसका नाम है, वो बाहर के लिए कर रहा है, तो कर रहा है, तो वो ना उसकी बात नहीं बन रही है बाहर जाने के लिए। खुरम शहजाद नाम है, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है। जी, शहजाद बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये कार्ड बाहर की एनर्जी है, बात नहीं बन रही। एक तो ये कि उनके डॉक्यूमेंटेशन की सूरत हाल जो है उसको मुकम्मल देखना चाहिए। जिस चीज़ से बात कर रहे हैं वहाँ इनको स्ट्रेट फारवर्ड होना चाहिए, वहाँ बातें कुछ छुपाई जाती हैं। हाँ, अलबत्ता रूहानी तौर पे बेहतर करने के लिए सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, ये 313 मरतबा का सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम 313 मरतबा 21 दिन का अमल करें। लेकिन इनको अपने बाहर से मुतल्लिका की एनर्जी को सही डिफाइन करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि कहाँ कबाहते हैं। ठीक हो गया दाऊद जी, आपने इनको बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताया है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। दाऊद जी, आज आप से हमने डिटेल में बात की है, आपके बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे जो कि इन डिटेल आपके सवालात के जवाबात भी दे रहे थे, और अभी भी मैं सुन रहा हूँ कि कॉल्स का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हुआ चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।